1556 के बाद से अकबर ने जब से साम्राज्य का विस्तार बढ़ाना शुरू किया था तो उसके सामने जो भी शासक सुल्तान आए सबको मुंह की खानी पड़ी। कुछ ने बिना युद्ध लड़े हार मान ली और कुछ ने युद्ध के बाद। लेकिन इतिहास में एक ऐसी शासिका भी रही जिसने अकबर की सेना को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। उसका नाम था चांद बीबी, जो इतिहास में अपनी बहादुरी के लिए आज भी जानी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम चांद बीबी के बारे में जानेंगे। चांद बीबी वह दक्षिण का चांद थी। वह जन्मी थी उस समय जब सारा दक्षिण भारत स्वतंत्रता के वायुमंडल में सांस ले रहा था। अहमनी राज्य का अंत हो चुका था और उसके स्थान पर बीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। चांद बीबी अहमदनगर के निज़ाम शाही वंश से संबंधित थी। उसके पिता का नाम बादशाह हुसैन निज़ाम शाह था और माता का नाम खुंजा हुमायूं था, जो टर्की की रहने वाली थी। चांद बीबी को अपने पिता से राजशाही और माँ से कोमलता और सौंदर्य मिला था। चांद बीबी का शुरुआती नाम चांद खातून था, जो आगे चलकर चांद बीबी के नाम से मशहूर हुआ। चांद बीबी का जन्म 1544 के आसपास हुआ। वह बड़ी सुंदर और तेजस्वी थी। उसके पिता हुसैन निज़ाम शाह ने उसे बड़े प्यार से पाला था और समय के अनुसार उसे जन्म और शिक्षा दी थी। चांद बीबी बड़ी भावुक और प्रतिभा संपन्न थी, इसलिए थोड़े ही समय में उसने मराठी, अरबी, फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह चित्रकारी भी जानती थी और कई तरह के सुंदर फूल भी बनाती थी। उसकी संगीत में भी रुचि थी। वह वीणा भी खूब बजाती थी। वह गीत भी गाया करती थी। उसके स्वर में बड़ा उन्माद, आकर्षण और लोच था। वह अपनी माँ के साथ हरम में रहा करती थी। अहमदनगर में रहते रहते वह अब 10 से 11 साल की हो चुकी थी, इसलिए निज़ाम शाह को उसके विवाह की चिंता हुई। पास ही बीजापुर की सल्तनत थी। अली आदिल शाह वहाँ का सुल्तान था। निज़ाम शाह ने उसी के साथ अपने चांद का विवाह कर दिया। इस विवाह से दोनों राज्यों में मैत्री स्थापित हो गई। अली आदिल शाह ने इस नए संबंध को और भी मजबूत करने के विचार से अपनी बहन का विवाह अहमदनगर के राजकुमार के साथ कर दिया। चूँकि दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर था, विवाह के बाद चांद खातून चांद बीबी हो गई। वह अपना पीहर छोड़कर बीजापुर के हरम में आकर रहने लगी। चांद बीबी की उम्र उस समय बहुत कम थी, इसलिए वह अपने पति के साथ राज्य के सभी कामों में भाग लेने लगी और हरम में कम ही रहा करती थी। वह उसके साथ दरबार भी जाती थी और लोगों के सामने मुंह खोलकर बैठा करती थी। बालिका होने के कारण कोई भी उसके ऐसे साहस का विरोध नहीं करता था। वह घोड़े की सवारी भी करती थी और अपने पति के साथ शिकार खेलने भी जाया करती थी। जब वह घोड़े पर पुरुषों की तरह सजकर बैठती थी तो उसकी प्रजा उसे देखकर खुश हुआ करती थी। इस प्रकार जिन गुणों को सीखने का उसे अपने पीहर में अवसर नहीं मिला था, उन्हें उसने अपने पति के साथ रहकर सीख लिया। बीजापुर की मातृभाषा कन्नड़ी थी, इसलिए उसने इस भाषा का ज्ञान भी अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया। वह अपनी प्रजा से उन्हीं की भाषा में बातचीत किया करती थी। इससे वह अपने राज्य में अधिक लोकप्रिय हो गई। चांद बीबी अपने पति के प्रति विशेष प्रेम रखती थी और हर तरह से उसकी सेवा करने की कोशिश किया करती थी। लेकिन उसके भाग्य का दीपक बहुत जल्दी ही बुझ गया जब उसके पति की मृत्यु हो गई। 1580 में अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई और चांद बीबी विधवा हो गई। पति आदिल अली शाह की मृत्यु से चांद बीबी को बड़ा दुख हुआ। प्रजा भी उसके दुख के साथ दुखी हुई। इसके साथ ही अब एक और समस्या खड़ी हुई थी कि अली आदिल शाह के बाद अब गद्दी पर कौन बैठेगा। क्योंकि उन दोनों का कोई वारिस नहीं था, इसलिए चांद बीबी ने अली आदिल शाह के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह को बीजापुर की गद्दी पर बैठा दिया। उस समय वह केवल 9 वर्ष की आयु का था, इसलिए चांद बीबी उसकी संरक्षिका नियुक्त की गई। लेकिन एक महिला होने के कारण चांद बीबी का राजपाट में भाग लेना वहाँ के दरबारियों को पसंद नहीं आया। इन षड्यंत्रकारियों में वजीर कमाल खां प्रमुख था। उसने बालक इब्राहिम और चांद बीबी में अनबन उत्पन्न करने की कोशिश की, लेकिन अंत में आखिरकार उसका भेद खुल गया और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और चांद बीबी और इब्राहिम आदिल शाह के बीच जो अनबन पैदा की गई थी वह दूर हो गई। 1585 में गोलकुंडा और बीजापुर में संधि हो गई और इब्राहिम आदिल शाह का विवाह गोलकुंडा के बादशाह की बहन ताज सुल्तान के साथ हो गया। इस प्रकार चांद बीबी ने अपनी युक्ति, राजनीति और दृढ़ता और बुद्धि बल से बीजापुर पर आई बला टाल दी। जब चांद बीबी को लगा कि अब सब सही से हो गया और प्रजा शांतिपूर्वक रहने लगी, इसी बीच चांद बीबी को अपने पीहर से निमंत्रण मिला। चूँकि बीजापुर में अब सब ठीक हो गया था और इब्राहिम राजपाट ठीक से चला रहा था, तो चांद बीबी भी सुकून से अहमदनगर जा सकती थी। चांद बीबी अहमदनगर की जटिल परिस्थितियों से परिचित थी। उसे अपनी जन्मभूमि की दुर्दशा पर भी बहुत दुख हुआ था। ऐसे में जब उसे मियाँ मंजू की सहायता के लिए निमंत्रण मिला तो वह तुरंत तैयार हो गई। उस समय दक्षिण भारत में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और खानदेश प्रमुख राज्य थे। उत्तर भारत में शक्तिशाली सम्राट अकबर का विशाल साम्राज्य था। अकबर दक्षिण को भी साम्राज्य में मिलाना चाहता था। उसने दक्षिण भारत के राज्यों के पास अपने दूतों
से संदेश भेजा कि वे मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ले, जिससे अनावश्यक खून खराबा ना हो। खान देश को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने अपने पुत्र मुराद को दक्षिण विजय के लिए भेजा। दक्षिण के राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी। एक राज्य की दूसरे राज्य से शत्रुता थी और राज्यों में दरबारियों के अलग अलग गुटों से झगड़े चल रहे थे। अहमदनगर की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुगल सेना ने अहमदनगर में घेरा डाल दिया था, लेकिन दरबार के अमीर एक दूसरे को नीचे दिखाने में अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे थे। अमीरों का एक दल तो मुगलों से भी मिल गया था। चांद बीबी ने देखा कि इस प्रकार आपसी फूट से पूर्वजों की स्थापित हुआ राज्य हाथ से निकल जाएगा और अहमदनगर जो स्वतंत्र राज्य था वह गुलाम हो जाएगा। उसने दरबार के अमीरों और सरदारों से आपसी मतभेद भुलाकर अहमदनगर की रक्षा करने का वचन लिया। यह चांद बीबी की पहली सफलता थी। दरबार में अमीरों को संगठित करने के बाद उसने बीजापुर के राज्य से संधि की और इब्राहिम शाह के पुत्रों को गद्दी पर बैठाकर शासन का कार्यभार संभाला। अहमदनगर का मोर्चा सुदृढ़ करने के लिए चांद बीबी खुद बुर्का पहनकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध की तैयारी देखती थी। वह मोर्चे पर जाकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाती थी, उनका आह्वान करती थी कि वे राज्य के मान अपमान का प्रश्न है, आओ मेरे साथ आओ और बहादुरी से युद्ध करो। चांद बीबी के साहस, धैर्य और शौर्य को देखकर सैनिकों का उत्साह बढ़ जाता था। युद्ध कई दिनों तक चला। विशाल मुगल सेना अहमदनगर के छोटे राज्य को दबा न सकी। अकबर के बेटे मुराद ने मुगल सेना का नेतृत्व किया और अहमदनगर पर धावा बोल दिया। हमला करने के लिए उसने अहमदनगर के आसपास की 5 सुरंगों में बारूद भर दिया, लेकिन बहुत जल्दी ही चांद बीबी को इसकी खबर लग गई और उसने रातों रात सभी सुरंगों में मिट्टी भरवा दी। लेकिन गलती से एक सुरंग फिर भी छूट गई। जब मुराद को इस बात का पता चला तो उसने मेन सुरंग जो एक बाकी रह गई थी उसमें आग लगवा दी और इससे किले की एक बड़ी दीवार टूट गई। किले की दीवार टूट जाने से सैनिकों का मनोबल भी टूट गया। अहमदनगर के सैनिक घबरा गए क्योंकि अब मुगल सेना को रास्ता मिल गया था। मुगल सेना भी खुश थी कि अब तो विजय निश्चित है। लेकिन सूरज डूबते ही जैसे ही युद्ध रुका, चांद बीबी ने किले की दीवार की मरम्मत करवानी शुरू कर दी। उसने राज्य के सैकड़ों कारीगरों को वहां बुलवा लिया और रातों रात ही किले की दीवार की मरम्मत पूरी करवा दी। सुबह उठते ही जब मुगल सेना ने यह देखा तो उसके होश उड़ गए। अहमदनगर का घेरा चलता रहा। ना तो चांद बीबी हार मानने वाली थी और ना ही मुगल सेना। एक बार जब अहमदनगर की सेना के पास तोप के गोले समाप्त हो गए तो सैनिकों में निराशा छा गई, किंतु चांद बीबी ने धैर्य और सूझबूझ से काम लिया। उसने सोने चांदी के गोले ढलवाए जिनका प्रयोग बाद में तोपों में किया गया। इधर अहमदनगर की सेना के पास साधन कम हो गए थे और उधर मुगल सेना ने भी अनुभव किया कि चांद बीबी पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। दोनों पक्ष युद्ध से ऊब गए थे, इसलिए वे सभी संधि करने के लिए तैयार हो गए। चांद बीबी ने बरार का क्षेत्र अकबर को देना स्वीकार कर लिया। संधि के बाद बहुत दिनों तक मुगलों ने अहमदनगर की ओर आंख नहीं उठाई। 5 सालों बाद अहमदनगर पर फिर दोबारा आक्रमण किया गया और चांद बीबी ने फिर से अपनी बहादुरी दिखाई। लेकिन दरबार के अमीरों ने आपसी षड्यंत्र करके चांद बीबी को ही रास्ते से हटाने की कोशिश की और उस पर मुगलों का साथ देने का झूठा इल्जाम लगाकर उसकी हत्या करवा दी गई। चांद बीबी की तो हत्या करवा दी गई, लेकिन अहमदनगर मुगलों के कब्जे में जाने से कोई नहीं रोक सका। मुगल सम्राट अकबर भी चांद बीबी की बहादुरी और हिम्मत की इज्जत करने लगा था। कहा जाता है कि अहमदनगर पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने उन सरदारों को ढूंढवा कर मृत्यु दंड दिया जो चांद बीबी की हत्या के लिए उत्तरदायी थे। अपने इन्हीं कार्यों के कारण चांद बीबी आज भी पूरे भारत में जानी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल।